जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2026। तो मैं इसमें कराऊंगा आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा चुका हूं, जिसमें यूपी पुलिस 2023 वाली है उसके री एग्जाम के और कुछ मतलब जो पहले हुई थी एग्जाम उसके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं। तो इसमें मैं आपको 37 पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। फुल्ली रहेंगे किस चीज पे, आपको जहां भी डाउट रहता है थोड़ा बहुत, जहां भी समझाने वाला टॉपिक रहेगा मैं पूरा समझाऊंगा और क्वेश्चन के चारों ऑप्शन भी सॉल्व कराऊंगा। तो आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में करा चुका हूं और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता यूपी पुलिस के तब तक हर रोज मैं एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। लास्ट में क्या रहता है, नहीं छुपा रहता है जो हम लोग नहीं पढ़ते। बस स्वर देखा और ठा स्वर नहीं ये है तो ये लगा के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को पहले पूरा क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। तो इसमें दिया है स्वर नहीं है, तो इसमें कौन सा है, ए उ आ स्वर है, बाकी ठा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्यांग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यांग किस समास का उदाहरण है? तो आपको पता होगा प्रत्यांग में क्या है, प्रति प्लस अंग। प्रत्यांग को कैसे लिखेंगे, प्रति प्लस अंग, प्रति प्लस अंग। अब आपको क्या है, ऑप्शन क्या है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी हो गया, मतलब विभक्ति कारकों का प्रयोग होता है किसमें, तत्पुरुष समास में। तो ये नहीं। द्विगु क्या होता है, द्विगु संख्या का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह द्विगु होता है। द्वंद्व क्या रहता है, द्वंद्व में होता है रातों रात, मतलब ना द्वंद्व में होता है जैसे दाल और चावल, दिन और रात, मतलब और प्रयोग होता है जिसमें जो विपरीत का बोध कराता है। और अव्ययीभाव समास में कौन कौन से होते हैं, इसमें 8 होते हैं। कौन सा, पूर्व पद प्रधान रहता है। कौन कौन से शब्द मिलते हैं इसमें, अनु, आ, प्रति, भर, उसके बाद कौन सा है, यथा, आवत, आवत, नि, हर। इसके पूर्व पद में ये वाले मिलते हैं। तो इसमें क्या है, प्रति, जो कि हमको यहाँ पे मिल रहा है। और इसमें क्या आता है, हाथों हाथ, हाथों, हाथों हाथ, हाथों हाथ, यानी रातों रात, मतलब दो शब्द एक साथ मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के लास्ट में लगते हैं। उत्तर क्या होते हैं, जो उसके शब्द के पहले लगते हैं। इसकी एक ट्रिक क्या है, उत्तर प्रदेश, उ मतलब उपसर्ग जो पहले आता है, उपसर्ग में उत्तर प्रदेश में उ पहले आ रहा है, यानी उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। प्रदेश में प्री बाद में आ रहा है, यानी शब्द के लास्ट में क्या लगता है, प्रत्यय। तो इसमें क्या है, आंशिक में प्रत्यय क्या है, तो आंशिक में का प्रत्यय है, एक प्रत्यय है, सिक प्रत्यय है, आ। इसमें क्या है, एक प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, यामा के रचयिता हैं। यामा, तो यामा के रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा, इनकी बहुत फेमस वो है। उस पर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। इसमें क्या आ रहा है, जाएगी, यानी भविष्य का बोध हो रहा है, जाएगी। इसमें क्या है, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। इसमें वर्तमान काल की तो बात ही नहीं हो रही, जाएगी यानी भविष्य की बात है। तो इसमें कौन सा है, सामान्य भविष्यत काल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग जो मतलब स्त्री जाति का बोध कराता है। तो सार, किसी चीज का सार निकला, ये तो थोड़ी बोलते हैं किसी चीज का सार निकली, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। राज, उसका राज निकला, किसी का कोई राज दफन है, तो वो क्या होगा, स्त्रीलिंग है। आय, उसकी कितनी आय है, ये थोड़ी बोलते हैं उसका कितना आया है, कितनी बोलते हैं ना, स्त्री जाति का बोध कराता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन अलंकार क्या होते हैं, सबसे पहले अलंकार वे होते हैं जो काव्य की विशेषता बढ़ा देते हैं, शोभा बढ़ा देते हैं। तो वो हो गया। इसमें क्या आ रहा है, क्या ऑप्शन है, उपमा, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। इसमें क्या हो रहा है, का यानी का वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति हो रही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है, जिसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। श्लेष क्या रहता है, श्लेष रहता है एक शब्द में उसके कई अर्थ चिपके रहते हैं, चिपका रहा, इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। रूपक में तुलना होती है, उपमा में किसी से तुलना होती है, चंद्र शामुख ऐसे करके आते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है।
तो ये प्रश्न उसका है, ऐसा है मतलब क्या बोलते हैं इसको, संबोधन करते हैं तब उसका है। ये है हमारा अर्ध विराम का चिन्ह होता है ये वाला है अर्ध विराम। ये होता है अल्प विराम, ये होता है पूर्ण विराम। ये ऊपर बिंदी है तो ये हो गया अर्ध विराम, और इस पे से बिंदी हटा दी तो ये कैसे क्या हो जाएगा, ये सिर्फ हो गया हमारा अल्प विराम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पहला वाला ऑप्शन क्या है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। परशुराम के क्रोधाग्नि, परशुराम की क्रोधाग्नि है तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं, लंबे लंबे, ये गलत हो गया। तीसरा क्या है, ये ऑप्शन थोड़े मिसमैच हो गए, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। वृक्षों पर, तो वृक्षों पर कोयल कूक रही है मतलब वृक्ष बहुवचन है इसमें, तो बहुत सारे वृक्षों पर एक कोयल कैसे कूकेगी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होता, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, तब ये ठीक हो जाता। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, तो ये वाला ठीक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कामायनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, ये होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11, अरे उसने तो कमाल कर दिया, अरे उसने तो कमाल कर दिया। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन आपका पीडीएफ में नाम आ जाएगा लिस्ट में कि आप यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गए हैं, उस दिन आपके जो पड़ोसी हैं, जो आसपास के रहने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सभी लोग यही बोलेंगे अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो उनको क्या रहेगा, विस्मय रहेगा, कैसे कर दिया ये वाला। तो उस दिन रहेगा, उस दिन के लिए हम लोग मेहनत करना है कि सब लोग बोले अरे उसने तो कैसे कर दिया, इसका तो लगता ही नहीं था, ये तो पढ़ता ही नहीं था, कैसे हो गया उससे। तो इसमें क्या रहेगा, विस्मय का भाव रहेगा, विस्मय। विस्मयवाचक, निषेधवाचक में क्या आता है, ना आता है, मना करने का भाव आता है। इच्छा में क्या रहता है, मतलब जो इच्छा व्यक्त करे। प्रश्न में प्रश्न पूछा जाता है जिसमें से कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इच्छावाचक। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन का विलोम शब्द है। मौन, मौन मतलब जो नहीं बोलता है। मौखिक सेम है, मैन चंद्रमा का होता है, बिकर कुछ होता नहीं है, मुखर, मुखर जो ज्यादा बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का, सलिल, सलिल किसका होता है, सलिल होता है पानी का। सलिल किसका होता है, पानी का। रूपा, चाह यानी इच्छा होती है, रूपा रूप का होता है, इसका होता है अनाज का पर्यायवाची शब्द होता है सस्य। सस्य, अनाज का पर्यायवाची क्या है, सस्य। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कहावत शब्द में प्रत्यय प्रत्यय प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत में कौन सा प्रत्यय है, हावत, वत, कह, आवत। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, आवत प्रत्यय है इसमें। तो कहावत, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। भय किसका होता है, भयानक रस का होता है। वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। सही मुहावरा किसके लिए बताना है, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। ऑप्शन देखते हैं, दुर्गति करना, झेप जाना, पानी पानी हो जाना, मखमली जूते मारना। तो मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, दुर्गति करना, ये कोई अर्थ नहीं है। झेप जाना कोई अर्थ नहीं हुआ इसका, पानी पानी हो जाना ये भी नहीं हुआ। इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, मखमली जूते मारना। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कौन सा है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है। अर्थालंकार वे होते हैं जो अर्थ के माध्यम से क्या करते हैं, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूप अलंकार। बाकी कौन से है, शब्द अलंकार है जो शब्दों के माध्यम से मतलब चमत्कार उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन सा, जब क्रिया का प्रयोग, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है। कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य। जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वहां पर होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और जहां पे भाव की प्रधानता होती है वहां पे होता है भाववाच्य। भाववाच्य जैसे मुझसे चला नहीं जाता है, मुझसे खड़ा नहीं होया जाता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, तो जहाँ पे भाव हो रहा है वहां पे भाववाच्य। यहाँ पे क्या है, कर्ता, कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है, यानी कर्ता की प्रधानता है, वहां पे कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, चौथा होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है हमसे, नहीं।
तो परमाणु बोधक नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? गाड़ी और गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ पहचानिए। तो इस वाले ड़ा वाला, जो ढा ढक्कन वाला ड़ा है, इसका अर्थ होता है यान, और इसका अर्थ होता है गिलहरी। इसको याद रख लेना है, कहीं ये उल्टा दे दे, ये वाला पहले दे दे, ये वाला बाद में, तो इसका ध्यान रखना है। ये जो वाला ड़ा है इसका अर्थ होता है यान। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? कौटिल्य का विलोम क्या है? कौटिल्य यानी जो अंदर से कुटिल है, उसके अंदर बड़ा छल भरा हुआ है, कौटिल्य। कौटिल्य का विलोम क्या होगा? मृदुलता, आर्तव, मार्दव, आर्जव। जो मृदुल है, अंदर से मृदुल है, स्वच्छ है, वो क्या है उसका? क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्या देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय हुआ है? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग हुआ है? परि, इसमें तो रा आ रहा है। प्रति, प्रा नहीं आएगा, परा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रति उपसर्ग होगा इसमें। बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का वर्ड विच्छेद करके देखो, इसका शब्द विच्छेद करो। बैलों की गाड़ी या बैलों के लिए गाड़ी, यानी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। अब भाव का मैं बता चुका हूं कौन कौन से आते हैं। यथा आवत, अनु, वहां, प्रति, भर, यथा आवत, निहर, हाथों हाथ, रातों रात, जिसमें दो वर्ड साथ साथ आते हैं। कल कल, जल कल कल का, जल कल कल करके बह रहा है, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? अब भाव समास। द्वंद में क्या रहता है? जैसे दाल और चावल, दिन और रात, ये हो गया। उसके बाद कौन सा है? दिगु में क्या रहता है? जैसे संख्या का बोध होता है, चौराहा हो गया, अठन्नी हो गई, पंचवटी हो गई, 5 वटों का समूह, तो वहां पे कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास होता है इसमें बैलगाड़ी में। अब है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि किससे है? साहित्य से है। 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? 1992 में व्यास पुरस्कार किसको मिला था? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को। किसके लिए मिला था? नीला चांद के लिए। ये आप नोट करके लिख सकते हैं, नीला चांद के लिए मिला था। इसके लिए इनको मिला था कौन सा? व्यास पुरस्कार मिला था। अगली बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, नीला चांद किसकी रचना है? तो ये इनकी है, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी की है। उसके बाद कौन सा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें? परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए, मतलब छोड़ना हो जाए। तो परि में जैसे जन जोड़ के देख लो, परिजन। परिजन कौन होते हैं? हमारे घर वाले परिजन उनको बोलते हैं। परिताप, परिताप। एक हो गया का परितोष में, परि में जोड़ लो, देख लो परितोष। एक हो गया परिहार, परिहार। परितोष क्या होता है? परितोष होता है जहां पे हम लोग दुख होता है, परितोष हो रहा है, तो इसका राइट है परिहार होता है कि छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना क्या होता है? परिहार। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परिहार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कौन सा है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके। तो हम लोग क्या रखते हैं? जिसे टाला ना जा सके, मतलब अटल, अटल हो गया। ऑप्शन क्या है? अनिवार्य, अनिवार्य, अनिवृत्त, इसमें तो अटल मिला ही नहीं। तो जिसे टाला ना जा सके, अटल है वो चीज, मतलब अनिवार्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिवार्य। जिसे टाला ना जा सके, मतलब वो चीज अनिवार्य है, उसे टाल नहीं सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ये देख लीजिए, घोष हमारे होते कौन कौन से वर्ण हैं? घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके बाद या, रा, ला, वा, हा प्लस स्वर, प्लस क्या होते हैं? सभी स्वर। इनों की संख्या कितनी होती है? 31। घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 31। और दूसरे कौन से होते हैं? इन्हीं को बोलते, क्या बोलते हैं? सघोष। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सघोष। दूसरे कौन से होते हैं? अघोष। दूसरे कौन से होते हैं? अघोष। अघोष कौन कौन से होते हैं? पहला और दूसरा, बाकी तीनों सा। ये वाला सा, ये कटा वाला सा, उसके बाद ये सपेरे वाला सा, ये तीनों सा। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 13। तो इसमें कौन सा आ रहा है? माँ, पा, फा, बा, भा, माँ। तो माँ है, घोष वर्ण है। ऊ, ये स्वर है, तो ये भी हो गया। इसमें ये दोनों है, इसमें तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये दोनों नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें शायद मिसप्रिंट हो गया है, इसके ये दोनों है। 27 के राइट आंसर क्या है? माँ और ऊ। आपको इधर थोड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है कि घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलम, उसके बाद या, रा, ला, वा, हा, उसके बाद सभी स्वर। इसकी संख्या कितनी होती है? 31 होती है। अघोष कितने होते हैं? पहला, दूसरा, सा, सा, सा। इनकी संख्या कितनी होती है? 13। इसका आंसर कौन से? ए और बी दोनों, ए प्लस बी दोनों, ए प्लस बी दोनों। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28।
छत से ईंटें गिरी, छत से ईंटें गिरी, कौन सा कारक है? छत से ईंटें गिर रही हैं, छत है, छत से ईंट गिर रही है मतलब अलग हो रही है, तो अलग होने के लिए क्या है इसमें, क्या है, से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। से विभक्ति और अलग होने के प्रयोग में किसका प्रयोग करते हैं? अपादान का। अपादान अधिकरण में क्या आती है? अधिकरण में आता है मैं और पर। संप्रदान का क्या होता है? के लिए। संप्रदान के लिए। संबंध में क्या होता है? काकी के, रारी रे, नानी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत घुमा दिया है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, मतलब क्या कहना चाह रहा है? मुख्य क्रिया की स्पष्ट करने वाली, अर्थ स्पष्ट करने वाली मतलब उसकी सहायता करने वाली, सहायक क्रिया। खाना खाता है, मुख्य क्रिया क्या है? खाना खाता है या खाती है, तो क्या है? सहायक क्रिया है। जैसे यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग क्या, जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। उसका दूसरा क्या ले लेते हैं, जैसे शिवानी, शिवानी खाना खाती है। जैसे मुख्य क्रिया क्या है? खाना। मुख्य क्रिया क्या है? खाना। तो इसमें क्या आ रहा है? इधर क्या आ रहा है? ता है और ती है, जो इसकी सहायक क्रिया होती है, तो जो इसके अर्थ को स्पष्ट करती है वो क्या है इसमें? तो क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया। दो दो सहायक क्रिया दी गई है यहाँ पे, में प्रिंट हो रखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी, सहायक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी, सहायक क्रिया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? देशज, देशज वे होते हैं जो हम लोग अब आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है? मुक्का, मुक्का, चाटा, लोटा, लोटा, खटिया। एक और शब्द ले लेते हैं, क्या है? खटिया। ये कौन से देशज, जो हम लोग आम बोलचाल में इसको प्रयोग करते हैं। संकर शब्द, संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो भाषाओं के से मिलकर बनते हैं। जैसे क्या होता है? रेलगाड़ी, रेल गाड़ी। रेल क्या है? इंग्लिश भाषा का शब्द है, गाड़ी क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये संकर शब्द हो गया। तिलक क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जिनको संस्कृत भाषा से, जिनको संस्कृत भाषा से सीधे बिना परिवर्तन के हिंदी में ले लिया गया है, तो वो कौन से होते हैं? तत्सम शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जिनमें रूप परिवर्तन करके लिया गया है हिंदी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तिलक शब्द के किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अलगाव की स्थिति, मस्त रहना, संपन्नता की स्थिति, फाका करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अलगाव की स्थिति है। 8 कनौजी है और 9 चूल्हे हैं। उसके बाद क्या है? स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। स्वच्छ मतलब साफ सुथरा। नीरद, नीरद किसका होता है? जो नीर मतलब देता है, दामन देता है, तो क्या है? किसका है? बादल का है, बादल का। ये किसका है? बादल का है। नीरद किसका पर्यायवाची है? बादल का। निर्मल, निर्मल किसका है? जो स्वच्छ होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पंकज। नीरज किसका होता है? कमल का होता है। ये किसका होता है? कमल का, कमल का। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निर्मल। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? निर्मल। अब देखिए ये आ गया हमारा क्या? गद्यांश वाला। गद्यांश वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, या फिर जो पहले से उनको पता होगा कि ये पूरा गद्यांश रहेगा, इसको 5 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ लेना है। रफली रफली थोड़ा जल्दी जल्दी क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ लेना है। जिससे आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि हमको किस किस क्वेश्चन को ढूंढना है। तो पहले क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ लेना है थोड़ा। क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? ये हो गया। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? ये हो गया। उसका थर्ड देखते हैं, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि? इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? हम लोग 5 क्वेश्चन पढ़ लिए। उसके बाद क्या करना है हम लोग को? अब गद्यांश पढ़ना है। देखिए आपको अपने आप आ जाएंगी चीजें याद, अपने आप क्या रहेगा? आपको चीजें याद आएंगी जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं। आप क्या करना है? पहला वाला क्वेश्चन क्या? एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? आप पढ़ते हैं हम लोग। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। आराम से तसल्ली से पढ़ना है इसको। फिर क्या है? द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया।
द्वितीय महायुद्ध में क्या हुआ, एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। क्वेश्चन नंबर क्या था, इसकी अपार शक्ति क्या है, अपार शक्ति, एटम बम की शक्ति। क्या इसमें क्या है, शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ था, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, अमेरिका की विजय से, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, जापान की अजय शक्ति की पराजय से। ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा है, जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया एटम बम की शक्ति ने। तो इसकी शक्ति का प्रथम अनुभव कब कैसे हुआ था, जापान की जो अजय शक्ति थी उसको पराजित कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर पहले वाले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं, अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, पारस्परिक भय के कारण, अपने संसाधन का प्रयोग करने के उद्देश्य से। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, यहां तक पढ़ लिए थे। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी। प्रेरणा किसने दी, हमारा एक क्वेश्चन था कि प्रेरणा क्यों दी, तो जापान की जो पराजय हुई इससे क्या दी, प्रेरणा दी। इसके पहले आप क्या करना, नोट कर लेना है कि सभी भयंकर और सरल विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में सशस्त्र बनाने लगे। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अतः दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश तो अवश्य ही हो जाएगा। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। सशस्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई है उसी के अनुसार आज इतने उन्नत सशस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग क्या है, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के लिए। व्यापार की तो पूरी बात ही नहीं हुई पूरे पैराग्राफ में, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के लिए, तो कमी कौन करेगा अपनी सेनाओं में, तो वो गलत हो गया। पारस्परिक भय के कारण, उनको भय कि कहीं दूसरा वाला हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, तो खुद के पास रहेगा तो नहीं कर पाएगा ना, डरेगा वो भी। तो पारस्परिक भय के कारण, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि दोनों देशों में महामारी की तो कहीं चर्चा ही नहीं है, भुखमरी की चर्चा नहीं है, तो ये वाला गलत है। दोनों देशों के सशस्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं, ये भी कहीं नहीं बात है। कहाँ समाप्त हो जाते हैं, दोनों देशों की सेनाएं इन युद्धों में मारी जाती हैं, नहीं। अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, देखिए यहीं पे मिल जाएगा, अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। आपने शायद ध्यान दिया होगा तो आपको मिलेगा, कहां पर गया है, देखना, बनने लगे हैं इन हथियारों का प्रयोग होने पर, देखो ये लिखा है, इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देश की अधिकांश जनता थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। ये हो गया, तब आपको इसी में मिल जाएगा, इसी में ढूंढना है। इस गद्दा अब लास्ट एक क्वेश्चन क्या है, अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है, मूल कथ्य यानी क्या कहना चाह रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध की भी इसका ना, आतंक और सर्वनाश का भय, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, विश्व में सशस्त्रों की होड़। इसमें क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्यों, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, क्योंकि युद्ध चल रहे हैं, लड़ाई हो रही, तो उसका लास्ट में क्या था, निशस्त्रीकरण की योजनाएं बनाई जा रही थी। तो क्या कहना जा रहा है, मतलब निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही है विश्व शांति के लिए। इसका मूल कथ्य क्या है, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला जो पैसेज लिया हूं ये पुराने प्रीवियस ईयर का है, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके। अब कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी, प्रेरणा कहां से मिली, जापान के विनाश ने, अमेरिका ने, बड़े देशों की परस्पर प्रतिस्पर्धा ने, अमेरिका की विजय ने। तो प्रेरणा कहां से मिली थी, जापान के विनाश ने, जापान के विनाश से। जापान इतनी बड़ी वो थी, इतनी शक्तिशाली था, उसके बाद फिर भी थोड़ी टाइम में क्या हुआ था, उसका विनाश हो गया था, इसलिए भयंकर विनाशकारी युद्ध बनाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को पूरा ठीक से समझ में आया होगा, आपका रिवीजन हुआ होगा। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, वो भी पूरा देखना है। और जब तक आपके एग्जाम चलेंगे लास्ट तक मैं आपके लिए हर रोज एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, तो आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, उम्मीद करता हूँ।
और यदि कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यदि वीडियो ठीक लग रहा है तो उसको जरूर शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।